third chapter of your book, which stars Journey to the End of the Earth. राइटर है इसमें तिशानी डोशी, ठीक है। फर्स्टली वी बिगिन विद तिशानी डोशी। देखो ये कौन थी? ये एक पोइट भी थी, एक डांसर भी थी और एक जर्नलिस्ट भी थी। और ये जो चैप्टर है ये सिर्फ एक चैप्टर ही नहीं है, ये उनकी रियल लाइफ स्टोरी है। और ये जो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये क्या है? ये एक ट्रेवलॉग है। ट्रेवलॉग क्या होता है कि जब ऑथर अपनी जर्नी को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, कि उसने यहां पर ट्रैवल किया, कि जो जो चीजें उसने वहां पे ऑब्जर्व की, जो जो चीजें वहां उसने देखी, उनके बारे में लिखता है। दैट इज अ ट्रैवलॉग। सो दिस चैप्टर इज अ ट्रैवलॉग। अब देखो इस चैप्टर में क्या 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 है। एक पर्सन थे, थोड़ी स्टोरी बता दूं पहले। जॉब ग्रीन, ठीक है, कहां के थे वो? कनाडा के। उनका एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट का नाम क्या था? स्टूडेंट्स ऑन आइज। और इस प्रोजेक्ट में क्या करते थे वो? हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को अपने साथ लेते थे और उनको कहां लेके जाते थे? जर्नी कराने के लिए। वेयर? कहां लेके जाते थे वो? टू द एंड ऑफ द अर्थ। जैसे अंटार्कटिका प्लेस की। क्यों कराते थे? क्योंकि उनका ये मानना था कि जो बच्चे होते हैं ये जो है ना, ये फ्यूचर मेकर हैं, देन दे शुड बी अवेयर। तो उनको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग अपनी डेवलपमेंट के लिए जो एक्टिविटीज कर रहे हैं इस समय पर, जैसे पॉल्यूशन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उनका कैसे कैसे अर्थ पर हार्मफुली इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो इसमें उन्होंने एक प्लेस की बात की है जिसका नाम है अंटार्कटिका। तो वहां पर हुए चेंजेस को वे बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करती हैं। कौन करती हैं? तिशानी डोशी, क्योंकि ये भी वहां गई हैं, ठीक है। तो बहुत क्लोजली इन्होंने देखा वहां पर, और वह देखती हैं कि किस तरह से हिमालय जो है फॉर्म हो रहे हैं, एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। मतलब काफी सारी चीजें जो हम चैप्टर में रीड करेंगे। सबसे पहले बिफोर यू रीड देखते हैं, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, द अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो टू। तो राइटर हमसे बोल रहे हैं कि अगर आप जानना चाहते हो प्लैनेट के बारे में, उसके प्रेजेंट के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में, किसके बारे में? प्लैनेट के। तो आपको कहां जाना होगा? अंटार्कटिका, जो कि एक कॉन्टिनेंट है। बॉर्न वैसे क्या है? एक विश है, ठीक है, किसी को विश करते हैं, जैसे हम लोग हैव अ नाइस डे, इस तरह से। अर्ली दिस ईयर I found myself aboard a Russian research vessel, the academic Sokolsky, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica. तो तिशानी डोशी कहती हैं कि इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मैंने खुद को कहां पाया? कि मेरी जो जर्नी शुरू हुई कहां की तरफ? अंटार्कटिका की तरफ। किस पे? कैसे गई वो? ए रशियन रिसर्च वेसल। वेसल मीन्स होता है शिप में, और शिप का नाम क्या है? अकेडमिक सोकल्स्काई। ये याद रखना है, ठीक है। उसके ऊपर, और मेरी जर्नी कहां की तरफ मूव कर रही थी? टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडेस्ट कॉन्टिनेंट की तरफ। और जो कॉन्टिनेंट कौन सा है? अंटार्कटिका। My journey began 13.09 degrees north of the equator in Madras and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecosphere. तो मेरी जो जर्नी है वह कहां से शुरू हुई? मद्रास से शुरू हुई थी इनकी जर्नी। लेकिन
उसने इस चीज को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में बोला है। 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर का मतलब क्या है कि इक्वेटर से जब 13.09 डिग्री ऊपर की ओर जाते हो, मींस कहां, नॉर्थ की ओर, नॉर्थ की तरफ, तो वहां पर क्या है, मद्रास है, और वहां से उनकी जर्नी जो है वो शुरू होती है। एंड इनवर्ड क्रॉसिंग, और इसके अलावा उन्होंने क्या किया, 9 टाइम जोन्स को क्रॉस किया। 9 टाइम जोन्स का क्या मतलब है, टाइम जोन्स होते हैं ना हर जगह के अलग अलग, जैसे इंडिया में अलग टाइम है, अमेरिका में अलग है, जैसे इंडिया में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, फॉलो होता है यहां पर, दैट इज 82.30 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो सिमिलरली ऐसे उन्होंने 9 टाइम्स जोन्स को क्रॉस किया, और यहां पे क्या है, 6 चेक पॉइंट्स क्रॉस किए। अब चेक पॉइंट्स क्या होता है, 3 बॉडीज ऑफ वाटर क्रॉस की उन्होंने, ओशियंस कह सकते हैं हम, या फिर और भी कोई बॉडीज हम कह सकते हैं। एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फेयर, और उन्होंने काफी सारे इकोस्फेयर्स भी क्रॉस किए। इकोस्फेयर्स क्या होता है, मतलब जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो इकट्ठी रहती हैं, दैट इज इकोस्फेयर। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship। तो वो कहती हैं कि मेरे को वहां पर पहुंचने में, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पहुंचने में कितना टाइम लगा, 100 आवर्स लगे थे। और ये क्या था, ये सिर्फ मेरी जर्नी जो थी वो सिंगल नहीं थी, मैंने शिप से, ठीक है, या फिर प्लेन से की, मैंने सब चीजों को थोड़ा थोड़ा जो है वो ट्रेवल किया। ऐसा नहीं था कि वो केवल शिप से गई थी, ठीक है, तो यहां प्लेन से भी गई हैं, तो उन्होंने टाइम ट्रेवल किया, कभी कार से, कभी प्लेन से, कभी शिप से। और जैसे ही मैंने अपना फर्स्ट स्टेप रखा अंटार्कटिका में, तो क्या हुआ, माई फर्स्ट, अब यहां पे बता रहे हैं कि वो कभी शिप से, कभी प्लेन से, ठीक है, कभी कार से उन्होंने ट्रेवल किया। अब माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिकास एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, तो मेरा जो पहला इमोशन आया किसको देख के, अंटार्कटिका के एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव क्या होता है, बहुत ज्यादा फैला हुआ, वाइड रेंज में, वाइट लैंडस्केप को देखो, वाइड लैंडस्केप को देख के, क्योंकि वहां पर बहुत सारी बर्फ है, उसको देख के। एंड इन इंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन वॉज रिलीफ, तो जब उन्होंने अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन को देख के, और ब्लू हॉरिजन क्या होता है, सबसे पहले हॉरिजन जान लेते हैं, जहां पर अर्थ और स्काई मिलते हैं, ठीक है। और ब्लू क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि स्काई का जो कलर है वो कैसा होता है, ब्लू होता है। दैट्स वाई जो वो लाइन होती है जहां पर वह मिलते हुए दिख रहे होते हैं, अर्थ और स्काई, उसकी जब मैंने ब्यूटी को देखा तो मुझे क्या मिला, एक रिलीफ मिला, एक सुकून मिला मुझे। तो बता रहे यहां पे, दैट्स बाय माय फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट उनका इमोशन था। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, उसके बाद एकदम से अचानक वह क्या होती हैं, वह बहुत ज्यादा प्रोफाउंड यानी डीपली, इंटेंसली वह बहुत ज्यादा शॉक हो जाती हैं, मींस हैरान हो जाती हैं। क्यों होती हैं, क्यों होती है वंडर, वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इमेंसिटी यानी कि बहुत ही लार्ज होता है, उसको देखकर, ठीक है, हैरान हो जाती हैं। इट्स आइसोलेशन, ठीक है, और कि किस तरीके से ये इतना बड़ा कॉन्टिनेंट अकेले एक साइड में है, यहां पर कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, बट मेनली at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass। अब यहां पर कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मतलब मेनली एट हाउ,
लेकिन सबसे ज्यादा वह किस बात पे शौक होती हैं, वंडर होती हैं, वह क्या क्या है, वह है देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम, क्या कभी ऐसा टाइम भी, मतलब वह बिलीव नहीं कर पा रही हैं, नहीं कर पा रही थी उस समय पे कि ऐसा भी टाइम था कि जब इंडिया और अंटार्कटिका दोनों एक ही लैंडमास के पार्ट थे। ये एक जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, मैंने उसमें आपको गोंडवाना लैंड जो है वो दिखाई है। तो गोंडवाना लैंड क्या था, अब इसमें देखिए गोंडवाना लैंड में अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये 5 जो थे वो कंट्रीज आते थे, ठीक है। तो इसमें क्या थे, अफ्रीका, इंडिया, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये जो पांचों हमारे प्लेसेस हैं ये क्या थे, पहले कंबाइंड थे और इनको कंबाइंडली क्या बोला जाता था, गोंडवाना लैंड बोला जाता था, ठीक है। तो याद रखना है गोंडवाना लैंड में कितने प्लेसेस आते थे, लेकिन द पैसेज ऑफ टाइम मींस विद सेवरल चेंजेस, जो अब की प्रेजेंट सिचुएशन है वह क्या है, अब नेक्स्ट टेबल में देखो प्रेजेंट में क्या क्या है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अफ्रीका। ये डायरेक्ट पैसेज क्या है ये अभी आपको आगे पता लगेगा। तो इसमें अब ये क्या है, अब वो इकट्ठे नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या हो गए हैं, डिवाइड हो गए हैं, ये दूर हो गए एक दूसरे से। साउथ अमेरिका अलग हो गया, अफ्रीका अलग हो गया, इंडिया अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी अलग हो गया है और अंटार्कटिका भी अलग हो गया है। पहले बात ये क्लियर हो गई गोंडवाना लैंड क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज प्लेसेस, एंड करंट सिचुएशन क्या है, ये सब चीजें जो हैं वो अलग हो गई हैं। डायरेक्ट पैसेज क्या होता है, देखिए अंटार्कटिका है वो कहां पे है, वो नीचे की ओर है, ठीक है। और जो साउथ अमेरिका था वह, ये साउथ अमेरिका जो वो ऊपर की ओर जा रहा था टुवर्ड्स द नॉर्थ अमेरिका, उसको जो है वो धीरे धीरे टच कर रहा था। बीच में क्या हुआ, एक डायरेक्ट पैसेज बन गया, ठीक है, एक पैसेज बना, बीच वाला जो रास्ता, ठीक है, बीच वाला जो रास्ता खाली रह गया है, दैट इज नोन एज डायरेक्ट पैसेज। अब देखते हैं पार्ट ऑफ हिस्ट्री। 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist। तो ये कहते हैं कि 650 मिलियन ईयर्स एगो पहले क्या था, एक बहुत ही बड़ा एमैलगेमेटेड मींस एक कॉम्बिनेशन होना, दो या दो से ज्यादा प्लेसेस का, उसको एमैलगेमेटेड कहते हैं। एक साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था, दैट इज गोंडवाना। अब गोंडवाना को एमैलगेमेटेड क्यों कहा गया, ये क्लियर हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लेसेस का कॉम्बिनेशन था, ठीक है, किसमें, गोंडवाना एमैलगेमेटेड में, और दैट इज अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। और ये जो है एग्जिस्ट करता था, कैसा प्लेसेस, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज प्लेसेस, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। और ये जो सेंट्रल रफली मतलब जो करंट पोजीशन है किसकी, गोंडवाना की, वह कहां पर है, जो हमारा प्रेजेंट डे अंटार्कटिका है, जो प्रेजेंट डे अंटार्कटिका है उसके अराउंड थिंग्स वेर क्वाइट डिफरेंट देन। अब सब चीजें जो थी वो अलग थी। 650 मिलियन ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं। वो कहता है कि तब क्या था कि जो ह्यूमन जो है hadn't arrived on the global scene, मतलब तब तक जो है वो अर्थ के ऊपर नहीं आए थे, कौन, ह्यूमन। द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, जो क्लाइमेट होता था वो बहुत गर्म था, होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। और वहां पर क्या था, बहुत सारी वैरायटी थी, फ्लोरा यानी कि प्लांट्स की,
फौना यानी एनिमल्स की, तो 500 मिलियन for 500 million years Gondwana thrived, but around the time when the dinosaurs were wiped out at the age of the mammals got underway. तो 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, तो ये कहता है कि 500 मिलियन ईयर्स तक तो क्या हुआ, गोंडवाना ने थ्राइव किया, थ्राइव यानी ग्रो करना, लेकिन बट अराउंड द टाइम, बाय द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे क्या हुआ, डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, मतलब क्या होने लगा, जो डायनासोर्स थे उनकी डेथ होने लगी थी, वह खत्म होने लगे। एंड द एज ऑफ द मम्मल्स गॉट अंडरवे, और जो एज ऐसी आ गई अब कि मम्मल्स आने लगे, ठीक है। यू कैन से ऑन द अर्थ, कि कहां पे आने लगे, वो अर्थ पे आने लगे। अब मम्मल्स को यहां पर क्या क्या कहना चाहता है वो, मम्मल्स हम किसको बोलते हैं, जो बच्चों को दूध पिलाएं, दैट इज मम्मल। जो हम ह्यूमन बीइंग भी हैं, हम भी क्या है, मम्मल हैं। तो इन शॉर्ट इनडायरेक्टली बोल रहा है कि ये चीज क्या है, मम्मल्स के आने से क्या हुआ, जो लैंडमास है वह फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, मतलब वो क्या हो गया, वह फोर्स हो गया, मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई कि हम लोगों ने ऐसा एनवायरमेंट बना दिया कि ये डिफरेंट कंट्रीज में सेपरेट हो गया। जो मैंने आपको प्रेजेंट मैप नहीं कह सकता यहां पे, ठीक है, प्रेजेंट जो एक तरह से टेबल बनाई है, मैप यहां नहीं बना सकता था, इसलिए आपको टेबल के थ्रू बता दिया, ठीक है। तो जो प्रेजेंट डे मैप जो आपको टेबल बताया था, शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, और ये क्या है, उस ग्लोब को दिखाता है जो हम देख रहे हैं, जो प्रेजेंटली सिचुएशन है, ठीक है, इस समय। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। तो वह क्या कहते हैं यहां पे, अगर आज के टाइम पर अंटार्कटिका को विजिट करते हो आप, तो वह क्या है, एक हिस्ट्री का पार्ट है। अब आप वहां जाओगे, आपको लगेगा कि हम कहां गए हैं, हिस्ट्री में गए हैं। टू गेट अ ग्रेस्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, टू गेट अ ग्रेस्प ऑफ का मतलब क्या होता है, वेयर वी हैव कम फ्रॉम, कि हम कहां से आए हैं। अब आप क्या देखोगे, मतलब आप समझ जाओगे कि हम कहां से आए हैं। एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और हम लोग, हेडिंग मतलब वेयर वी आर गोइंग, कि मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं, कहां से आए हैं, ठीक है। इट्स टू कुड पॉसिबली बी हेडिंग, इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलरन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्ड्स। मतलब ये, इससे भी हम ये समझ में आ जाएगा कि कॉर्डिलरन फोल्ड्स है, ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स कह सकते हैं हम किसको, कॉर्डिलरन फोल्ड्स को। इनके मीनिंग को समझने में, इनकी इंपॉर्टेंस को समझने में, ये कैसे बनी है, इनको समझने में हेल्प करता है कॉर्डिलरन फोल्ड्स। एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्ड, तो प्री कैम्ब्रियन का मतलब क्या होता है यहां पे, कि जो लगभग 450 करोड़ ईयर्स पहले की जो एरा थी, उस टाइम पर, जैसे हम कहते हैं गुप्ता डायनेस्टीज, ठीक है, दैट इज प्री कैम्ब्रियन और ग्रेनाइट सील्ड इज अ टाइप ऑफ रॉक। तो उस टाइम की 450 करोड़ साल पहले की जो रॉक्स थी, उनको समझना, माउंटेन रेंजेस को समझना, ओजोन को समझना, कार्बन को, इवैल्यूएशन को, इवैल्यूएशन यानी हम ऑरिजिनेट कहां से हुए हैं, हमारी उत्पत्ति कहां से हुई है, कहां से, गोंडवाना से कैसे आए, एंड एक्सटिंक्शन, और कितनी चीजें थी उस टाइम पर वह गायब हो गई, और ये जो सब चीजें थी इनका सिग्निफिकेंस हम समझेंगे। तो व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, इट कैन गेट प्रेटी माइंड बॉगलिंग इमेजिन। तो हम कहते हैं यहां पे कि क्या हुआ, वे कहते हैं कि जब आप ये सोचते हो कि क्या हुआ इन मिलियन ईयर्स में,
इट कैन गेट प्रेटी माइंड बॉगलिंग। ये क्या होता है, ये सोचते हैं कि हमें माइंड बॉगलिंग लगता है। माइंड बॉगलिंग मतलब क्या होता है, अनबिलीवेबल, ठीक है, किस चीज पे विश्वास न करना। हमारा सिर फटने को हो जाता है जब सोचते हैं इस बारे में हम, मिलियन ईयर्स पहले के बारे में। व्हेन यू थिंक अबाउट इट, इमेजिन इंडिया पुशिंग northwards, jamming against Asia to buckle its crest and form the Himalayas। तो फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज बताई गई है यहां पर कि मान लो इंडिया पुशिंग यानी मूविंग टुवर्ड्स वेयर, इसका हाँ नॉर्थ, ठीक है, एंड जैमिंग अगेंस्ट एशिया, और जब इंडिया क्या कर रहा है, मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड्स, तो वह क्या करता है, उस मूवमेंट में एशिया से जैम कर जाता है, मतलब टकरा जाता है। टू बकल मीन्स क्या होता है, फोल्ड होना। तो उसका जो टकराया हुआ जो पार्ट है, जो हिस्सा होता है, वह फोल्ड हो जाता है। जब वह फोल्ड होता है तो उसकी क्रेस्ट यानी वह ऊपर की ओर उठता है और वह क्या बना देता है, हिमालय बना देता है। तो हिमालय बनाने की जो फॉर्म थी वो बताइए यहां पर। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, मींस कि जो साउथ अमेरिका जो है वह स्लोली मूव करके किसको ज्वाइन कर रहा है, नॉर्थ अमेरिका को। बताया था यहां पे कि साउथ अमेरिका धीरे धीरे किसको ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, नॉर्थ अमेरिका के लिए, दैट इज यूएस। ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज। अब देखो मैंने आपको एक एरो दिखाया था यहां पे, ये है जो, अगर आपको याद है तो मैंने क्या बताया था कि जो साउथ अफ्रीका है वह किसकी तरफ ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, नॉर्थ अमेरिका की तरफ। ड्रैग पैसेज आया तो क्या है, बीच में गैप बन रहा था, ठीक है, यहां गैप बन जाएगा बीच में, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो ओपन अप हो रहा था, दैट इज ड्रैग पैसेज। वह जो गैप है वह क्या क्रिएट कर रहा है, एक कोल्ड सर्कमपोलर करंट और एक ठंडा सा सर्कमपोलर करंट। सर्कमपोलर करंट क्या होता है, एक ऐसा करंट जो क्लॉकवाइज मूव करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एंड इट इज सिचुएटेड अराउंड साउथर्न पोल, दैट इज कोल्ड सर्कमपोलर करंट। तो ये जो एक ऐसा करंट क्रिएट करता है, कोल्ड करंट क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है, पूरा अंटार्कटिका फ्रिजिड हो जाता है, बिल्कुल जम जाता है, मूवमेंट भी नहीं हो पाती वहां पर। डेसोलेट, अब डेसोलेट क्या है, यानी एक ऐसा प्लेस जहां पर कोई रहता ही नहीं है। इस सिचुएशन में, एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, एंड वेयर द प्लेस इज एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि एंड में सबसे नीचे क्या है, अंटार्कटिका जो है वो सबसे बॉटम में है। ये थोड़ा सा नीचे बना दिया ऑस्ट्रेलिया को, ये थोड़ा ऊपर आएगा यहां पे। तो अंटार्कटिका जो है वो सबसे नीचे है, एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, तो ये जो हमारी राइटर है वे कौन है, वे साउथ इंडियन है, और वे क्या करती हैं, वो सन की वर्शिप करती हैं, सूर्य की पूजा करती हैं। उनका ये बिलीव है सन वर्शिप में। 2 वीक्स इन अ प्लेस, अब एक ऐसी महिला जो सूरज को, सन को मानती है, उसकी वर्शिप करती है, तो उसके लिए 2 हफ्ते एक ऐसी जगह पर रहना जहां पर क्या है, 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट। अब देखिए यहां पे कि 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस, मतलब जो टोटल एरिया है उसका 90% एरिया किससे कवर है, आइस से कवर है, बर्फ से कवर है, और वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड इन इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट। तो वह क्या है, उसके लिए चिलिंग प्रोस्पेक्ट है, एक हॉरिबल एक्सपीरियंस है वहां पर। सिर्फ इसलिए नहीं कि नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन,
सर्कुलेटरी यानी ये नहीं कि उसका बीपी सर्कुलेट हो जाएगा वहां पर, मेटाबॉलिक फंक्शन, उसको कुछ मेटाबॉलिक आप कह सकते हो कि पचाने में, खाने पीने में दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए नहीं, बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन। लेकिन ये बात इमेजिन करना भी एक वैसी जगह पे कि कैसे सरवाइव करेंगे जिसका 90% एरिया जो है वो आइस से, वर्ब से कवर है। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जिएंट पिंग पोंग बॉल। तो मैं क्या कहता हूं यहां पे कि ऐसा लग रहा है कि मैं कहां पर ट्रेवल कर रही हूं, एक पिंग पोंग बॉल। पिंग पोंग बॉल क्या होता है, ये एक टेबल टेनिस की बॉल होती है, ठीक है। अगर आपने देखी हो तो ये बिल्कुल प्लेन होती है, उसके ऊपर कुछ बॉल के ऊपर लिखा नहीं होता है, ठीक है। डिवोइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्क्स, देखो ये दोनों बातों को लिंक कर रहा है। जैसे बॉल होती है उस पर कुछ मार्क नहीं होता, वैसे ही एक ऐसा प्लेस है जो क्या है, डिवोइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स। डिवोइड यानी जिसका कोई निशान ही नहीं है, ठीक है। किसका निशान नहीं है, ह्यूमन बींग्स का। इस प्लेस के ऊपर कैसे नहीं, कोई भी क्या क्या नहीं है, ट्रीज नहीं है वहां पर, बिलबोर्ड्स नहीं है। बिलबोर्ड्स यानी कोई एक ऐसी भी बॉल जिसपे एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले होती है, वैसी नहीं है वहां पे, बिल्डिंग नहीं है, ठीक है। तो अब यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हेयर। और क्या है कि यहां पर आप हर चीज को लूज जो है वो कर देते हो। अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव यानी कि जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग द अर्थ, अर्थ को लेके, वह सब आपको कुछ, वहां सब आपको कुछ पता नहीं चलता। एंड टाइम हेयर, आपको यहां पर कोई टाइम का पता नहीं चलता कि कितना टाइम हो रहा है। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी। मतलब लेकिन यहां पर क्या है कि अगर आप देखने की बात करो तो आप छोटे से छोटे माइक्रोस्कोप वाली चीज से लेकर माइटी मतलब बड़ी से बड़ी चीज भी देख सकते हो। कैसे, मैं कहता है यहां पर माइजेस एंड माइट्स टू ब्लू whales and icebergs as big as countries. The largest record was the size of the Belgium. तो यहां पे क्या है, क्या देखने को मिलेगा आपको, मिजेस एंड माइट्स, ये क्या होते हैं, एक फ्लाई होती है, इंसेक्ट होती है, ठीक है, छोटे छोटे। आप इनसे लेकर ब्लू व्हेल तक, ब्लू व्हेल तो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। और आइसबर्ग्स आपको देखने को मिलेंगे। आइसबर्ग्स क्या होते हैं, जो बर्फ होती है ना उस पर बहुत बड़ा सा एक पहाड़ बना होता है, ठीक है, बर्फ का, पानी के बिल्कुल बीच में, दैट इज आइसबर्ग। इतने बड़े आइसबर्ग्स होते हैं कि पूरी कंट्री के बराबर होते हैं वो आइसबर्ग। कैसे, जैसे एग्जांपल दिया है, द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम। मींस ये जो सबसे बड़ा उन्होंने आइसबर्ग देखा राइटर ने, वह इतना बड़ा था कि जिसका साइज कितना था, बेल्जियम के जितना था। बेल्जियम क्या है, एक कंट्री है, तो यहां बताया गया था उसके आइसबर्ग के बारे में कि एक कंट्री के बराबर होता है। कहां पर है ये बेल्जियम, यूरोप में है। डेज गो ऑन एंड ऑन इन सेरल 24 ऑस्टल समर लाइट। कहते हैं दिन जो है वो बीतते गए किसमें, इन सरल 24 आवर्स। सरल 24 आवर्स का क्या मतलब है कि 24 घंटे सपना देखना। किस बात का, ऑस्टल समर लाइट का। ऑस्टल यानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो समर लाइट दिखाई देती है। लाइट बार बार क्यों कहना चाह रहे हैं यहां पे कि यहां पर क्या होता है कि 24 आवर्स लाइट होती है, ठीक है, मतलब यहां पर रात हो नहीं रही है। और अगर 6 महीने समर है तो पूरे टाइम क्या है, लाइट जो है वहां पर है। और अगर विंटर है तो पूरे टाइम ही क्या है, वहां पे अंधेरा है उस समय पर, विंटर के टाइम पर सन का कोई रोल ही नहीं होता, वहां पे सूर्य निकलता ही नहीं। एंड
यूबिक्विटस साइलेंस, और वहां पर एक ऐसी साइलेंस, यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है कि हर तरफ, प्रेजेंट एवरीवेयर, हर तरफ क्या फैली हुई है, साइलेंस है, वहां बिल्कुल ही शांति है। इंटरप्टेड ओनली बाय, वह जो साइलेंस है सिर्फ किससे इंटरप्ट होती है, किससे रुकती है, बाय द ओकेजनल एवलांचे। एवलांचे क्या होता है कि जब पहाड़ों से, माउंटेन से जब पत्थर गिरते हैं ना, दैट इज नोन एज एवलांचे। तो जब वह गिरते हैं तब साइलेंस जो है वो, उनके गिरने की वजह से साउंड क्रिएट होगी, तो वहां की साइलेंस जो है वो ब्रेक हो जाती है। या फिर कैल्विंग आइस शीट, यानी जो आइस शीट होती है जब वह टूटती है तो उसका जो नॉइज होता है, उसका जो शोर होता है, उसकी आवाज से वह साइलेंस ब्रेक हो जाती है। और ये सब चीजें उस प्लेस को कंसीक्रेट्स बना देती हैं। कंसीक्रेट्स मतलब एक होली प्लेस बना देती हैं। इट्स एन immersion that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history, and for humans the prognosis isn't good. तो ये क्या है, एक इमर्जन है, एक ऐसा इमर्जन है जो आपको क्या करेगा, फोर्स कर देगा, किसके लिए, टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, मतलब सोचने पे मजबूर हो जाओगे आप, किस पे, अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री पे। जियोलॉजिकल हिस्ट्री मतलब कि अर्थ कैसे बनी, इसके सरफेस पे क्या था, इन सारी चीजों पे आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे, डाउट में पड़ जाओगे। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इजंट गुड। प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है कि अगर किसी चीज को भी फोरकास्ट करो, मतलब फ्यूचर के बारे में पहले आप बता दो। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ये जो प्लेस है, ये जो हमारा अंटार्कटिका है, ये इजंट गुड, ये ह्यूमंस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आप देखते हैं ह्यूमन इंपैक्ट। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर अ paltry 12,000 ईयर्स। मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन को आए अराउंड कितना टाइम हो गया है, 12,000 साल, 12,000 ईयर्स हो गए। पार्टी का मतलब क्या होता है, कम, थोड़ा। कम कैसे, ये देखो, barely a few seconds on the geological clock। मतलब जियोलॉजिकल क्या है, जब हम पूरे अर्थ की बात करते हैं, पूरे सरफेस की बात करते हैं, तो क्या है वो जियोलॉजिकल एक वर्ड हो गया, दैट्स द जियोलॉजिकल। तो अगर हम जियोलॉजिकल क्लॉक में देखें तो आज तक का कितना टाइम हो गया है, कितने करोड़ों साल हो गए होंगे, उसमें से ये 12,000 साल क्या है, ये सिर्फ फ्यू सेकेंड्स लगते हैं, सिर्फ एक पैल्टी लगते हैं, मतलब बहुत ही कम लगते हैं, क्योंकि करोड़ों साल हो गए हैं, तो 12,000 साल तो बहुत कम लगते हैं। In that sort of amount time we have managed to create quite a ruckus। तो ये कहता है कि इस थोड़े से टाइम में, 12,000 ईयर्स के टाइम में भी हमने क्या कर लिया, हम लोगों ने एक रकस क्रिएट किया है। रकस का मतलब क्या होता है, मैस क्रिएट कर देना, कि सब कुछ उथल पुथल कर दिया है, ठीक है, सब कुछ जो पहले जैसा वो नहीं रखा हमने। एचिंग आवर डोमिनेंस ओवर नेचर। एचिंग मीन्स क्या होता है, एग्जैक्ट करके इसके मीनिंग के बारे में बात करें, अगर हम इसके एग्जैक्ट मीनिंग के बारे में पता करें तो ये एक एल्यूमिनियम की प्लेट होती है, ठीक है, एचिंग का मतलब जिसपे एसिड से कुछ ड्रॉ किया जाता है। इन शॉर्ट ऑफ हम कह सकते हैं प्रिंटिंग कह सकते हो आप। तो हमने क्या किया है, डोमिनेंस यानी पावर, अपनी पावर से, अपनी ताकत से नेचर के ऊपर क्या एक अप्रिंट कर दिया है, किसको, विलेजेस को, टाउन्स को, सिटीज को, मेगा सिटीज को। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, और ये जो बढ़ती हुई ह्यूमन पॉपुलेशन है, जनसंख्या जो है, इसने हमें कहां पर लाकर छोड़ दिया है, बैटलिंग, यानी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसके साथ, दूसरे जो स्पेसीज हैं उनके साथ में। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो सोर्स है वो लिमिटेड है।
यानी लैंड, वाटर, ये हर चीज क्या है, लिमिटेड में ही है, लिमिटेशन में है, और उसके लिए हम लोग एक दूसरे साथ क्या कर रहे हैं, बैटल कर रहे हैं. एंड द अनटिमिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड. और अनटिमिगेटेड यानी कंटिन्यूअसली, ठीक है, कंटिन्यू, जो हम फॉसिल फ्यूल की बर्निंग कर रहे हैं, जो उनका यूज कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स का, उसने क्या क्रिएट कर दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक तरह से ब्लैंकेट बना दिया है. कार्बन डाइऑक्साइड ही आ गई है एक तरह से नेचर में वर्ल्ड के चारों तरफ, विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द, वह कहते हैं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये श्योर है कि वह क्या कर रहा है, यहां पे ग्लोबल टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है. क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, विच अफेक्टिंग अस, जो हमको अफेक्ट कर रही है. क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम. वह कहते हैं यहां पे कि जो क्लाइमेट चेंज है ये क्या है, हॉटली कंटेस्टेड है. मतलब ये बहुत ही बड़ा एक तरह से इश्यू है. किसके बारे में, अगर हम डिबेट करने पे आए अगर एनवायरमेंटल की या एनवायरमेंट की, किसी भी बात पे एनवायरमेंट की, तो सबसे बड़ा जो इश्यू है वो क्या है, क्लाइमेट चेंज है. क्लाइमेट चेंज के बारे में हम जानेंगे. विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट इंटायरली. क्या कहता है यहां पे कि जो वेस्ट अंटार्कटिक की जो शीट है, अब आइस शीट क्या होता है, सपोज करो कि आप किसी बीच पे गए हो और आप खड़े हो, ठीक है, तो सामने आपको ऐसा लगेगा पानी आ रहा है, ठीक है, पानी आता हुआ दिखाई देता है, तो उस पानी को आप सोचो कि भाई क्या है, वो पानी नहीं है, वो क्या है, आइस है. दैट इज आइस शीट. जब वह जम जाएगा पानी तो पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में. तो क्या बन गई वहां पे, अब आइस शीट बन गई. तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो वेस्ट अंटार्कटिक की आइस शीट क्या वह पूरी तरह मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर ये मेल्ट हो गई तो क्या होगा, जो सी का लेवल है, जो सी के अंदर पानी का जो लेवल है वह क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. और जो उसके आसपास के एरिया है वहां पर लोग, जैसे न्यूयॉर्क है, लंदन है, वह क्या होगा, सब के सब प्लेसेस डूब जाएंगे. Will the Gulf Stream ओशन करंट भी डिसरप्टेड. क्या जो गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट है, गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट क्या होता है कि जो वार्म वाटर होता है, यानी गर्म पानी जो होता है, उसको कैरी किया जाता है किसमें, फ्रॉम वेयर, मैक्सिको टू अटलांटिक ओशियन. तो वह जो क्या हो जाएगा, डिसरप्टेड हो जाएगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा. विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट. क्या यह वर्ल्ड खत्म हो जाएगा जैसा कि हम जानते हैं, मे बी मे नॉट बी, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, आइदर वे. लेकिन जो भी हो, अंटार्कटिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट. लेकिन इन सब डिबेट में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमारा क्या है, अंटार्कटिका है. नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड which has never sustained a human population, and वह कहता है यहां पे कि ये सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सिर्फ वर्ल्ड का ऐसा प्लेस है जिसने ह्यूमन पॉपुलेशन को सस्टेन नहीं करने दिया, मतलब वहां पर रहने नहीं दिया, सरवाइव नहीं करने दिया. तो वहां पर कोई ह्यूमन पॉपुलेशन है ही नहीं अंटार्कटिका में. एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टाइन इन दिस रिस्पेक्ट. और इसी वजह से वह बहुत ही ज्यादा क्या है, प्रिस्टाइन है. प्रिस्टाइन का मतलब किसी भी जगह, किसी भी चीज की ओरिजिनल कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्रिस्टाइन बोलते हैं, ठीक है. तो उसकी अपनी एक ओरिजिनल कंडीशन रही है जिसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, जिसने ह्यूमन पॉपुलेशन को सरवाइव ही नहीं करने दिया. इस वजह से ये क्रूशियल एलिमेंट नहीं है. और हमारी डिबेट का
बल्कि मोर इंपॉर्टेंट किस लिए है, बिकॉज इट holds in its ice cores 500,000 year old carbon records trapped in its layers of ice. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने अंदर होल्ड करता है, क्या होल्ड करता है, आइस कोर्स, मतलब आइस के अंदर वाला जो पार्ट है उसके अंदर क्या है, 500,000 ईयर पुराने कार्बन रिकॉर्ड्स हैं. कार्बन रिकॉर्ड्स मतलब बहुत साल पहले अगर हम जाएं, हम देखें पास्ट के बारे में, तो कितनी सारी CO2 रिलीज होती होंगी. CO2 उसमें एनिमल्स भी देते होंगे, रिलीज होती होगी CO2, वह एनवायरनमेंट में जाती होगी, कहाँ पे, अंटार्कटिका में भी गई होगी. तो वहाँ क्या हुआ, वह CO2 जो अंटार्कटिका की आइस जो है उसकी लेयर है उसके अंदर ट्रैप हो गई, उसके अंदर जम गई. तो क्या कहता है यहाँ पे, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 500,000 ईयर्स ओल्ड जो कार्बन रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर, मींस द कार्बन विच इज ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ द आइस. एंड ये जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है ये जानने के लिए दैट कि व्हाट इज सिचुएशन ऑफ द अर्थ. हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वाज लिविंग एट दैट टाइम, कि आधी से ज्यादा पॉपुलेशन जो थी वो रह रही थी उस समय. दैट्स वाई, जिसकी वजह से इट इज ए क्रूशियल एलिमेंट ऑन दिस डिबेट. इसलिए जो एक बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है इस डिबेट का. ठीक है, समझ में आया होगा इतना. तो आगे जो है हम, इफ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट, ये जो है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. क्लियर है? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.